अब हम पढ़ेंगे बॉम्ब सेल डिस्कवरी। क्या पढ़ेंगे हम? बॉम्ब सेल डिस्कवरी। बॉम्ब सेल ने देखो क्या डिस्कवरी की थी, फटाफट से देख लेते हैं हम। बॉम्ब सेल डिस्कवरी क्या है? आ जाओ। बॉम्ब सेल डिस्कवरी, टॉपिक का नाम डाल लो बॉम्ब सेल डिस्कवरी। क्या है? देखो ये बॉम्ब सेल एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने क्या डिस्कवरी की? देखो बॉम्ब सेल ने दो चीज़ें बताई। बॉम्ब सेल ने क्या किया? बी सेल ली। कहाँ से? इसने ली बी सेल ली बोन मेरो से, और एक इसने बी सेल ली कहाँ से? ब्लड से। ठीक है? अरे तू चल जाना यार। वैसे ही इधर भी देखो, टी सेल ली कहाँ से? फ्रॉम, कहाँ से? बोन मेरो से। और टी सेल ली कहाँ से? कहाँ से ली? फ्रॉम ब्लड से। ये कंडीशन, ठीक है? या एक काम करो, इस टी सेल की जगह आप यहाँ पे न्यूट्रोफिल कर दो। न्यूट्रोफिल सेल है ना, न्यूट्रोफिल कर दो इसको, न्यूट्रोफिल कर दो। क्योंकि यहाँ पे आप टी सेल लिख सकते हो, टी या बी सेल दोनों में से ना कोई से भी, इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे न्यूट्रोफिल कंपेरिजन कर, हम एक कंपेरिजन करने जा रहे हैं। बॉम्ब सेल ने क्या किया? कुछ ऐसा किया, बी या टी सेल ली कहाँ से? बोन मेरो से। बी या टी सेल दोनों में से कोई सी भी एक सेल ले ली कहाँ से? ब्लड से। और यहाँ से न्यूट्रोफिल लिया बोन मेरो से, और न्यूट्रोफिल लिया ब्लड से। तो अब देखो क्या हुआ, ये ले लिया इन्होंने। तो देखो ये न्यूट्रोफिल आइसोलेट कर लिया, यहाँ पे आइसोलेट हो गया, इधर भी इसने आइसोलेट कर लिया। ये न्यूट्रोफिल का डीएनए है, ये देखो जी, ये डीएनए तो कहाँ का है? बोन मेरो का। ये कहाँ का है? ब्लड का। जब इसने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन किया और यहाँ पे जब इसने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किया ना इसने, तो इसके पास जो प्रोटीन आया, ध्यान सुनना, जो इसके पास प्रोटीन आया, ये आप इसको यार इतना आगे मत लेके जाओ ना, ज़्यादा हो जाएगा यार ये, आप इसको यहीं पे कर दो। इसने क्या किया? ये डीएनए आइसोलेट कर लिया। क्या आइसोलेट किया? डीएनए आइसोलेट किया। किसका डीएनए आइसोलेट किया? इसने हमारे, पहले तो इसने बोन मेरो से न्यूट्रोफिल लिया, और ब्लड से क्या लिया? न्यूट्रोफिल। बोन मेरो से क्या ले लिया? न्यूट्रोफिल। ब्लड से क्या लिया? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का देखो ये डीएनए है, इस डीएनए को इसने क्या दिया? इस डीएनए को इसने दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या एंजाइम दिया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देगा, इसके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे, राइट? सही है। जब इसने इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो इसको बिल्कुल इक्वल सेम लेवल पे बैंड आई। इसको बैंड की जो बैंड है ना, वो सेम लेवल पे आई इसको, ठीक है? बैंड जो है बिल्कुल लेवल इनका दोनों का क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि भैया देखो डीएनए ही सेम है। न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल बी, यहाँ पे बोन मेरो से लिया गया है, यहाँ पे ब्लड से लिया गया है। डीएनए तो सेम ही है ना, न्यूट्रोफिल ही तो है, राइट है? तो यहाँ पे जो बेंडिंग पैटर्न है, वो बेंडिंग पैटर्न क्या मिला इसको? सेम मिला। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है बताइए? रिजल्ट क्या है इधर? रिजल्ट आया, जो बेंडिंग पैटर्न है, बेंडिंग पैटर्न कैसा मिला बताओ? बेंडिंग पैटर्न मिला सेम, राइट? अब बेंडिंग पैटर्न यहाँ पे सेम मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ये सारा का सारा प्रोसेस जब इधर किया गया, बी सेल या टी सेल के साथ किया गया, तो देखिए क्या प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं। हम यहाँ पे आइसोलेट करने जा रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इधर भी सेम। जब हमने ऐसा किया, ये देखो ये रहा, ये क्या है? ये हमारी बी सेल का क्या है? डीएनए है। जब हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिया, तो हमने कुछ और ही पाया। ये देखो इसके टुकड़े हो गए, ठीक है? जब हमने इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, तो हमने देखा ये जो बेंडिंग पैटर्न है ना, वो सेम नहीं आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है। उन बेंडिंग पैटर्न में क्या आ रहा है? डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो लिख लो, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न। ये क्यों आया? ये क्यों आया? इसको फिर बॉम्ब, जो हमारा बॉम्ब सेल है, इसने, अरे यार मैं सेल लिख दिया क्या पे? ये आएगा बॉम्ब सेल, ठीक है? बॉम्ब सेल आएगा ये।
तो ये बॉम्ब सेल ने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। हम इसको देखने वाले हैं, तब तक के लिए आप इसको बना लो एक बार। तो बताइए यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है। सीधी सी बात है, रीजन क्या होगा भाई, बेंडिंग पैटर्न यहाँ पे सेम आया है। यहाँ पे दोनों देखो, यहाँ पे बेंडिंग पैटर्न सेम आया है। क्यों आया है? क्योंकि डीएनए जो है, डीएनए क्या है, सेम है। जब डीएनए सेम होगा तभी तो बेंडिंग पैटर्न सेम आएगा, राइट। अगर मान के चलो इसका डीएनए है 100 kg का, इसका डीएनए 200 kg का, तो क्या बेंडिंग पैटर्न सेम आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो मोलिकुलर वेट है सब कुछ इक्वल है, मतलब डीएनए दोनों सेम ही है। जो बोन मैरो से न्यूट्रोफिल लिया और जो ब्लड से न्यूट्रोफिल लिया, दोनों का डीएनए सेम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो बेंडिंग पैटर्न मेरे पास क्या आया, सेम आया। लेकिन जब मैं यही प्रोसेस इधर करता हूँ, यहाँ से जब मैं आपके जो बोन मैरो से बी सेल लेता हूँ और ब्लड से बी सेल लेता हूँ, ये सारा प्रोसेस करता हूँ, तो मेरे पास बेंडिंग पैटर्न डिफरेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक छोटा सा जवाब देना है, क्योंकि सर यहाँ पर जो डीएनए है वो दोनों का डीएनए क्या है सर, दोनों का डीएनए क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो इसका रिजल्ट क्या है बताओ, इसका आंसर क्या है? अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न क्यों आया, तो आपको क्या कहना है, सर ये जो दोनों डीएनए है, ये दोनों डीएनए कैसे बताइए, ये दोनों डीएनए कैसा है बताइए, दोनों डीएनए डिफरेंट है। दोनों डीएनए कैसे है, डिफरेंट। और यहाँ पर दोनों डीएनए बताइए कैसे, ये दोनों डीएनए कैसे है, सेम। सेम है मतलब बेंडिंग पैटर्न कैसा, सेम। डीएनए में डिफरेंस है मतलब बेंडिंग पैटर्न भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। ये हमारी बात किसने बताई, ये बात बताई हमारे बॉम्ब सेल ने, राइट। आगे चले, ओके जी। आगे चले। और रे ये क्या कर दिया मैंने, अपने ही रुमाल को मैंने डस्टबिन बना लिया, डस्टर बना लिया, सॉरी। चलो अब बना ही लिया तो इससे यूज में ही लेना पड़ेगा। अरे रे चलो कोई ना, एक नया क्या मिल गया अपने को, डस्टबिन मिल गया, डस्टर मिल गया, डस्टबिन क्या, ठीक है। चलो जी, कुर्बानी दे दी, बेचारे ने कुर्बानी दे दी। आगे चले। चलो मुझे आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ध्यान सुनना। अरे ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये मेरे पास डीएनए है किसका, ये मेरे पास बी सेल का डीएनए है, और ये मेरे पास है बी सेल डीएनए। ये बी सेल मैंने कहाँ से ली, बोन मैरो से। ये बी सेल मैंने कहाँ से ली, ब्लड से, ठीक है। जब मैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन करवाता हूँ तो मेरे पास जो mRNA बनता है, क्या बनता है, बी सेल mRNA। इधर भी ऐसा ही होगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। जब इसमें आगे जाके मैं ट्रांसलेशन करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बनती है, 10⁹ प्रोटीन। कितनी प्रोटीन बनती है, 10⁹ प्रोटीन। इधर मैं ट्रांसलेशन करवाता हूँ, 10⁹ प्रोटीन बन रही है। अरे ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा 10⁹ प्रोटीन बनना। हमारे पास तो केवल 25,000 जीन है। जीन कितनी है, 25,000 जीन। तो इतने सारे प्रोटीन कैसे बने, 10⁹ प्रोटीन। 10⁹ प्रोटीन इन 25,000 जीन से कैसे बने, पॉसिबल कैसे हुआ ये, कैसे पॉसिबल हुआ। हम क्या पढ़ते हैं, देखो हम क्या पढ़ते हैं, इधर लिख रहा हूँ नोट करके मैं। हम क्या पढ़ते हैं बताओ, एक जीन बोले तो एक mRNA, बोले तो एक प्रोटीन, यही तो पढ़ते हैं हम। और आपको चलो यहाँ देखिए, एक जीन बराबर एक mRNA और एक प्रोटीन। और हम अगर बात करते हैं टोटल इम्यूनिटी की, लिख लो इसको भी, अगर हम टोटल इम्यूनिटी की बात करते हैं, टोटल इम्यूनिटी की, टोटल इम्यूनिटी के लिए 3 जीन क्या है, 3 जीन क्या है, टोटल इम्यूनिटी के लिए 3 जीन प्रेजेंट होती है। कितनी जीन प्रेजेंट होती है, 3 जीन प्रेजेंट होती है। कितने जीन, 3 जीन। तो हम ये बोल सकते हैं 3 जीन बराबर 3 mRNA
बोले तो 3 प्रोटीन, भाई 3 ही तो प्रोटीन बननी चाहिए। टोटल इम्यूनिटी के लिए 3 जीन प्रेजेंट होती है, 3 ही प्रोटीन बननी चाहिए। यहाँ पे तो 10 की पावर 9 प्रोटीन बन रही है। ये कैसे हुआ, समझ पा रहे हो? बी सेल है, टी सेल है, बी सेल mRNA, बी सेल mRNA, 10 की पावर 9 प्रोटीन, 10 की पावर 9 प्रोटीन। जीन कितनी है, टोटल कितनी जीन है बताओ? टोटल इम्यूनिटी के लिए 3 जीन है। 3 जीन बोले तो 3 mRNA, 3 जीन बोले तो 3 mRNA और 3 प्रोटीन बनना चाहिए। यही तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा ही नहीं है। 3 प्रोटीन बनी हुई भी, यहाँ पे तो कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है। 3 जीन बोले तो 3 mRNA और प्रोटीन कितनी बन रही है? 10 की पावर 9 प्रोटीन, 10 की पावर 9 प्रोटीन। अरे राम, ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ होगा सर? इसके बारे में बताइए। बताएंगे। अभी केवल आप इतना याद रखिए, इन दोनों में से अगर आपसे टोटल इम्यूनिटी के लिए पूछे कि टोटल इम्यूनिटी के लिए कौन सा सही है, तो आप बोलोगे ये सही है। तो इतनी सारी प्रोटीन बनी कैसे, बताएंगे। अभी केवल इतना याद रखिए, ये गलत हो जाएगा। 3 जीन, 3 mRNA, 3 प्रोटीन होना यही चाहिए, नॉर्मल तरीके से यही होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता कुछ ऐसा है। ये कैसे होता है समझाते हैं, आइए। तेरे ही भरोसे हम, तेरे ही सहारे, दुविधा में हमारा मन ये तुझको ही पुकारे। आगे चले, आगे चले गो। क्या मुझे आगे चलना चाहिए? क्या मुझे आगे चलना चाहिए? चलो सर, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि इस रूम में कोई है ही नहीं। केवल मैं हूं, मेरा बोर्ड है, मेरे मार्कर है, बस। और आप लोग हो, कौन हो आप लोग? आगे चलते हैं। ये देखिए, अच्छा सुनो, अभी हमने जो वो बी सेल के लिए बात की थी ना, सेम ऐसा कैसा टी सेल के लिए होगा। टी सेल में भी सेम वही होता है, टी सेल mRNA, टी सेल जीन, टी सेल प्रोटीन, और टी सेल जीन, टी सेल mRNA और वो 10 की पावर 9 प्रोटीन। टी सेल में भी सेम ऐसा ही होता है। होता क्यों है इसको हम आगे देखने वाले हैं। ऐसा इतना बन कैसे जाती है, इतनी सारी प्रोटीन बन कैसे रही है, राइट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आओ देखते हैं। देखो जी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जरा। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। ये मेरे पास टी सेल है। तो बताइए ये क्या है? ये है टी सेल रिसेप्टर। इस टी सेल रिसेप्टर में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है कि नहीं मिलती? ये क्या चीज़ है बताइए? ये है हैवी चेन। यार ये ऐसे धोखा कैसे देता है पेन? अभी तो लेके आया हूँ मैं। अरे अभी तो हमने कुछ अर्निंग करना भी स्टार्ट नहीं किया बलाला, अभी तो हमने कुछ अर्निंग भी स्टार्ट नहीं की, इतनी जल्दी धोखा दे रहे हो आप लोग। चलो यही सही है हमारा। ये हैवी चेन है, ये कौन सी चेन है? ये है लाइट चेन। लाइट चेन, इस लाइट चेन की फॉर्मेशन में, लाइट चेन की फॉर्मेशन में 2 जीन का रोल होता है। कितने जीन का? 2 जीन का रोल होता है। एक तो होती है लैम्बडा चेन, एक होती है कप्पा चेन। 2 जीन का रोल होता है, लैम्बडा चेन जीन और कप्पा चेन जीन, है ना, ये लिख लो आप। लाइट चेन के फॉर्मेशन में कितने जीन का रोल होता है? 2 का। और हैवी चेन किससे बनता है? हैवी चेन जीन से, ठीक है। हैवी चेन किससे बनता है? हैवी चेन जीन से। लाइट चेन के फॉर्मेशन में 2 जीन का रोल होता है। लाइट चेन के फॉर्मेशन में 2 जीन का रोल होता है। कितने जीन का? 2 जीन का, लैम्बडा चेन और कप्पा। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन। नया टॉपिक आ रहा है हमारा, रिकॉम्बिनेशन। कैसे क्या हुआ होगा ये सारा प्रोसेस, ये हुआ कैसे होगा, 10 की पावर 9 प्रोटीन बने कैसे होंगे, इसको हम डीप में स्टडी करेंगे। तो ये आपको दिख तो रहा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है हैवी चेन। क्या लिखा है मैंने? हैवी चेन। ये तो चलना बंद हो गया, इसने तो हमें धोखा दे दिया भैया। ये पिछले जन्म में लड़की रही होगी, ये ब्लैक मार्कर पिछले जन्म में क्या रही होगी? लड़की।
हम इसको चलाएंगे पर, तो हम क्या पढ़ेंगे बताओ? हम पढ़ेंगे हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन, हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन, हम सब ये पढ़ने वाले हैं। ओके चलो देखते हैं। तो हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन, हमने ये एक सेल बना ली। हमने क्या बना ली बच्चों? हमने सेल बना ली, ठीक है। क्या बना ली? सेल। कौन सी बनाई बताओ? हम इसको बोल के जा रहे हैं बी सेल, ठीक है। अब देखो हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बताने वाले आपको, देखिएगा। देखो हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना, इसके अंदर होता है रिकॉम्बिनेशन दो तरह का होता है। इसको पहले यही बता देता हूँ मैं। एक तो होता है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन और एक होता है वीजे रिकॉम्बिनेशन। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन और वीजे रिकॉम्बिनेशन। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? हैवी चेन के अंदर। और वीजे रिकॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? लाइट चेन के अंदर। इस चीज़ को यही याद रख लो, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बताओ हमारी कौन सी चेन पढ़ रहे हैं हम? हैवी चेन पढ़ रहे हैं। हैवी चेन पढ़ रहे हैं तो बताओ कौन सा रिकॉम्बिनेशन मिलेगा? हम पहले आप हेडिंग डालना रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन टू टाइप का होता है, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, वीजे रिकॉम्बिनेशन। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? हैवी चेन में। वीजे रिकॉम्बिनेशन कहाँ मिलता है? लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन के अंदर। तो हम पहले पढ़ेंगे हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन, फर्स्ट हेडिंग। हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन कहाँ पढ़ने वाले हैं? बी सेल के अंदर। चलो जी आओ। तो हैवी चेन के अंदर क्या मिलेगा? वीडीजे रिकॉम्बिनेशन। वी मतलब क्या होता है? वेरिएबल। डी मतलब डाइवर्ज, जे मतलब ज्वाइनिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे लीडर होता है, लीडर, राइट। और यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। वेरिएबल हैवी, एच को लिख रहा हूँ। वेरिएबल हैवी 1, VS2, VS3, ऐसे चलता रहेगा ये। चलते 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 क्या बनेगा बताओ? ओ लिख देते हैं। चलो यार क्या जा रहा है अपना? VH4, VH5, ऐसे चलते चलता फाइनली VHN लिख देते हैं हम, राइट। ये बीच बीच में क्या? अरे हे गलत बात। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बताओ? लीडर। अरे प्यारे बच्चे, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? आपने इसके बीच में भी नहीं रखा ना। ये लो जी, कोई बात नहीं है, अब रख देते हैं। कौन सा लेट हो गए? ये लो जी, इन दोनों के बीच में भी क्या प्रेजेंट है? लीडर। यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, इधर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये तो हो गया वी तो हो गया। अब डी से स्टार्ट कर दो। ये देखो, ये तो क्या हो गया हमारा? वी हो गया। वी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? कोई बताएगा मुझे? हुआ ना? आगे चलो। डाइवर्ज हैवी फर्स्ट, डाइवर्ज हैवी सेकंड, डाइवर्ज हैवी थर्ड, डाइवर्ज हैवी 4। इसको घुमा लो ना यार, लेकिन हमें बहुत बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। हम रिकॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, बच्चों को काम तो नहीं हो सकता। ये देखो DH5, ठीक है। और हम क्या लिखने वाले हैं इधर? DH6, और हम फाइनल लिख देते हैं DHN। अब बताओ VDJ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे लिखो ज्वाइनिंग H1, ज्वाइनिंग H2, ज्वाइनिंग H3, ज्वाइनिंग H4, H मतलब हैवी, और फाइनली आप लिख दो ज्वाइनिंग HN। हम इस प्रकार से लिखने जा रहे हैं, राइट है। बी से एल। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लिखेंगे बच्चों, आपको पता होगा हैवी चेन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं। कौन कौन चेन आती है हैवी चेन के अंदर? एक तो आती है हमारी ये। इसके बाद में हमारी कौन सी आती है बताओ? इसके बाद आती है हमारी ही याद आ रहा है, जल्दी याद कर। हैवी चेन। इसके बाद में क्या आएगी? ही ये आएगी।
इसके बाद में क्या आएगी कपिल, अरे न्यू हो गया, डेल्टा हो गया, डेल्टा के बाद में क्या आएगी, गामा आएगी, गामा 1 कर दे, गामा की टाइप होते हैं गामा 2, गामा 3, और गामा के बाद में क्या आएगी कपिल, बताइए बताइए जल्दी बताइए। गामा के बाद में आएगी एप्सिलन, एप्सिलन के बाद में क्या आएगी सबसे लास्ट में, ये लो जी। ओके ग्रेट ग्रेट, हमने कंप्लीट कर लिया, हमें जो कंप्लीट करना था कर लिया हमने। VDJ बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, बना दिया। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम DJ रिकॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम करने जा रहे हैं DJ रिकॉम्बिनेशन, DJ रिकॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं। DJ रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझो आप, देखो ये तो आपका V है, ये रहा DJ, D तो ये रहा और J ये रहा। तो हम DJ रिकॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने यहाँ से कट किया, हमने यहाँ से कट किया, देखो यहाँ से हमने यहाँ से कट किया और हम इधर कट करने वाले हैं, हमने यहाँ से कट किया और हम इधर कट करने वाले हैं इधर से, JH3 से कट करने वाले हैं, राइट है। आओ अभी अब बनाओ, कट कर दिया, ये वाला पोर्शन निकल जाएगा बाहर और जोड़ दो सारे हिस्से को। तो ये लो जी, जोड़ते हैं, चलो आओ। आज तो बोर्ड बढ़ने वाला है। ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या है। ये तो हमारा है VH1, ये हमारा है VH2, ये हमारा है VH3, ये हमारा है VH4, ये हमारा है VH5 और आगे चल के ये हमारा है VHN। ये हमारा बताओ क्या है, DH1, DH2, DH3। 3 के बाद बताओ क्या आएगा, इसको तो काट दिया हमने, हमारे पास इधर आएगा JH, क्या आएगा JH4 और फाइनली हमारे पास क्या आएगा JHN। और इसको ऐसे कैसे उतार दो, न्यू के बाद क्या आएगा, जल्दी देख के बताओ। न्यू के बाद आएगा डेल्टा, गामा 1, गामा 2, गामा 3 और क्या आएगा एप्सिलॉन, और ये हमारे पास आ गया सिग्मा। हो गया DJ रिकॉम्बिनेशन। अब हम DJ रिकॉम्बिनेशन के बाद में करेंगे VDJ रिकॉम्बिनेशन। VDJ रिकॉम्बिनेशन क्या करेंगे हम, VDJ रिकॉम्बिनेशन। चलो जी करते हैं VDJ रिकॉम्बिनेशन। तो VDJ रिकॉम्बिनेशन में फॉर एग्जांपल मैंने इसको, ये तो हमने कर लिया DJ रिकॉम्बिनेशन में। अब VDJ रिकॉम्बिनेशन में फॉर एग्जांपल मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से अगर मैं कट कर दूंगा तो देखो यहाँ से कट कर दिया मैंने, और मैंने, अरे इसको क्यों कट कर रहा हूँ, इसको कट करेंगे। मैंने देखो मान लो इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से 4 से कट किया, और इसको मैं कट करने जा रहा हूँ DJ रिकॉम्बिनेशन, VDJ रिकॉम्बिनेशन। इसको मैं कट करने जा रहा हूँ कहाँ से, इसको मैं कट करने जा रहा हूँ कहाँ से प्यारे बच्चों, बताओ। इसको मैं कट करूँगा इधर से, कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने कुछ गलती तो नहीं हुई अपने से, एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ गलती हो गई हो। DJ रिकॉम्बिनेशन हमने किया, DJ रिकॉम्बिनेशन हमने कर लिया, देन उसके बाद में हम करेंगे, बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलती नहीं की हमने, कुछ भी गलती नहीं की है अभी तक हमने। यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ से हम कट करेंगे। आगे चलते हैं, देखो हमें इसमें देखना बहुत ज़रूरी है, अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हुई पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम देख के करेंगे सारा कुछ, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना। अगर हमें लगेगा कि हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं तो हम उसको देख लेंगे, राइट। तो अब इसको करो, इसको सोल्व करो, बताओ क्या होने वाला है। देखो यहाँ से और यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये बीच का सारा उड़ जाएगा, ये बीच का सारा उड़ जाएगा। तो यहाँ पे बनाओ, ये देखो इधर बनाता हूँ ऊपर, हम ऊपर बनाते हैं इस चीज़ को, ये देखो राइट। ठीक है जी, देखो लिखो, ये तो आप कर लेना, ठीक है। आगे चलो,
ये देखो VH1 VH2 और ये हमारा VH3, ये तो हमने कट कर ही दिया। VH4 नहीं आएगा, VH5 भी नहीं आएगा, VHN भी नहीं आएगा, DH1 नहीं आएगा, DH2 नहीं आएगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम DH3 DH4 और फाइनली DH4 के बाद में DH3 के बाद में क्या है देख के बताओ। मैंने DH4 लिख दिया गलत। देखो DH1 DH2, अरे रुको रे, ये देखो VH4 तो गया, VH5 भी गया, VHN भी गया, DH1 गया, DH2 गया, DH3 लिखो डायरेक्ट DH3 और ये क्या है, ये है JH4 राइट। और बताइए क्या है, फाइनली हमारे पास है JHN और क्या है, और है न्यू और क्या है, और हमारे पास है डेल्टा और λ1 γ1 γ2 γ3 और क्या है बताइए, γ3 के बाद में एप्सिलॉन है और है डेल्टा। यहीं पे काम हो गया हमारा, इसको साफ कर दो, इधर ही काम हो गया इतना। ये देखो जी, ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। बताइए अब आएगा हमारे पास RNA पॉलीमरेज। अब कौन आएगा, RNA पॉलीमरेज, और वो क्या करवा के जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन राइट। तो RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड कर रहा है, ये लो जी मैं बोल रहा हूँ RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड कर रहा है कहाँ पे, VH3 के ऊपर बाइंड कर रहा है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ देखो जब VH3 के ऊपर RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा तो हम इसको साफ कर रहे हैं नीचे से, बनाते रहना आप इसको एक बार पीछे से वीडियो देख के, ठीक है। हम RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा, क्या कंडीशन होगी देख के बताइए। RNA पॉलीमरेज जब आके बाइंड करेगा तो कुछ कंडीशन ऐसी होगी, ठीक है। RNA पॉलीमरेज क्या बनाएगा बताओ, ये तो हमारा लीडर है, ये बनाएगा क्या VH3 और क्या बनाएगा DH3 और क्या बनाएगा JH4 और क्या बनाएगा JHN और हमारा न्यू है, हमारा डेल्टा है, ये है 2 3 एप्सिलॉन और ये जो है राइट। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं। हम जैसे जैसे प्रोसेस को करते जा रहे हैं, पहले हमने डीजे रिकॉम्बिनेशन किया, जहाँ से हमने कट किया उसके बीच वाले हिस्से को हटा दिया, फिर हमने VDJ किया, कट किया, हटा दिया हमने, फिर हमने क्या किया, RNA पॉलीमरेज को लाके बाइंड करवा दिया। ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं होगा। यहाँ जाके बाइंड कर रहा है तो यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। तो ये हमारे पास बन चुका है। अच्छा अब आगे क्या होगा बताइए, अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा स्प्लाइसिंग। आगे की प्रोसेस क्या होगी बताइए, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब समझते हो क्या आप लोग, ये देखिए स्प्लाइसिंग में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा में है ना वो उड़ जाएगा। एक्स्ट्रा के अंदर देखो VH3 DH3 JH4, ये देखो JHN, ये एक्स्ट्रा में है ना, ये उड़ जाएगा। देखो ये लो जी, चलो आपकी कहानी खत्म करते हैं। ये उड़ गया तो इसको अब लिखो, अब कैसे लिखा में आएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं, आओ लिखते हैं इधर। देखो अब हमारे पास क्या बचा देख के बताइए। एक तो हमारे पास बचा VH3, एक बचा DH3, एक बचा JH4। इधर क्या बचेगा, ये तो उड़ गया, ये यहाँ से लिखो न्यू डेल्टा λ1, सॉरी लैम्बडा नहीं γ1 γ2 γ3 एप्सिलॉन और ये लो जी राइट। ये कंडीशन हो गई हमारे पास में। ये बताइए ये कब आया, स्प्लाइसिंग के बाद में आया। इसके अंदर आप देखिए कौन सा पार्ट तो वेरिएबल है और कौन सा पार्ट कांस्टेंट है। तो बताइए ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट कैसा पार्ट है, ये कभी चेंज होगा क्या, देखो ये वाला पार्ट कैसा पार्ट है बताइए, और ये वाला पार्ट कैसा पार्ट है देखिए बताइए। देखो इस वाले पार्ट को क्या हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे VH3 है, जरूर थोड़ा ना VH3 हो। अगली बार हम यहाँ पे अलग जगह पे कट करेंगे तो यहाँ पे VH4 भी हो सकता है। यहाँ पे DH3 है, अगली बार हम कई और जगह से कट करेंगे, क्या पता DH5 भी हो सकता है। तो ये वाला पार्ट कैसा होता है, ये वाला पार्ट होता है वेरिएबल। कैसा पार्ट होता है ये पार्ट होता है प्यारे बच्चों वेरिएबल। और ये कैसा होता है कॉन्स्टेंट पार्ट। कैसा पार्ट होता है ये कॉन्स्टेंट पार्ट, ये वेरिएबल पार्ट होता है। इसमें कभी चेंज नहीं करेंगे, ये पार्ट कभी चेंज नहीं होगा। बताओ हैवी चेन में जो हमारा
न्यू मतलब ये क्या है, आई जो हमारी एम डी जी, ये एम के मतलब एम के लिए ये होता है, डी के लिए ये होता है, जी के लिए होता है, ई के लिए ये होता है। क्या कभी एम के लिए हम ये लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। चेंज अगर हम करेंगे तो केवल इसी पार्ट में करेंगे, ये पार्ट कभी भी हम चेंज नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट पार्ट होता है, ये वेरिएबल पार्ट होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा। अब एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है AID। अब एक एंजाइम आएगा, राइट, उस एंजाइम का नाम क्या है? AID। यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं। एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है AID। एंजाइम का नाम क्या है? AID। ये क्या करते हैं ध्यान से देखना। अरे इतना बड़ा क्यों बना रहा हूँ मैं? इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक एंजाइम आएगा AID, और AID एंजाइम का काम क्या होता है लिख लो। ये देखो क्या करता है AID एंजाइम, पता है क्या करता है? ये 5 टाइप की एंटीबॉडी बनाता है। 5 टाइप की एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। ये 5 टाइप की एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। ये कौन करता है? 5 तरह की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारा AID करता है। AID क्या करता है? 5 टाइप की एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। अब 5 टाइप की एंटीबॉडी बनाने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से हेल्प करता है किसके अंदर? ये हेल्प करता है किसके अंदर? क्लास स्विचिंग। अरे भैया 5 टाइप की एंटीबॉडी बनना मतलब क्लास स्विचिंग प्रोसेस ही तो होती है वो, समझ पा रहे हो? तो AID किस में हेल्प करता है? क्लास स्विचिंग के अंदर। कैसे करता है? यहाँ देखिए, अगर हमें बनाना है IgM एंटीबॉडी, तो बताइए IgM एंटीबॉडी, यहाँ से अगर हम IgM एंटीबॉडी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये देखो मैं बनाने जा रहा हूँ IgM एंटीबॉडी। ये देखिए जी, यहाँ से ये तो देखो, यहाँ से हमने क्या लिया? यहाँ से हमने लिया VH3, हमने लिया DH3, हमने लिया JH4, राइट। और हमें क्या बनानी है? IgM के लिए जो हैवी चेन होती है वो कौन सी होती है बताइए? वो होती है न्यू। तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू, तो ये कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी? ये हो जाएगी IgM एंटीबॉडी। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आपको बनाना है, मान के चलो आपको बनाना है IgE एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, तो यहाँ पे आप लिख लो, पहले आप लिख लो MDGEA, ठीक है, यही तो होता है। और इसके लिए क्या होता है? न्यू होता है। इसके लिए क्या होता है बताओ? इसके लिए होता है डेल्टा। इसके लिए क्या होता है? गामा। इसके लिए क्या होता है? एप्सिलन। इसके लिए क्या होता है? सिग्मा। तो आ जाओ जी, कुछ भी नहीं करना। ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको कितना सा चेंज करना है देखिए, बताओ। VH3 ऐसे कैसे रहेगा? DH3 ऐसे कैसे? JH4 ऐसे कैसे? आपको न्यू की जगह क्या कर देना है? सिग्मा। अगर आप कर दोगे तो ये कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी बताओ? ये कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी? अरे सिग्मा क्यों किया है? ई बोल रहा है ना ये, तो एप्सिलन करो। कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी? IG। अगर मान के चलो आपको बनाना है IgG एंटीबॉडी, तो IgG बनाने के लिए भी आसान है, बना लो। ये लो, 5 टाइप की एंटीबॉडी बना सकते हैं हम। ये लो जी, VH3 DH3 JH4, और हमें करना क्या है? हमें बनाना कौन सा है बताओ? IgG। जी के लिए गामा। गामा भी 3 होते हैं, कोई से भी रख लो आप, जो आपका मन करे। मान के चलो हमें बनाना है IgA एंटीबॉडी। सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ये देखो, ये आपका लीडर है, ये आपका VH3 DH3 JH4, और ये क्या हो जाएगा आपका? एप्सिलन। तो ये कौन सी एंटीबॉडी हो गई बताइए? ये IG हो गई। इस प्रकार से हम 5 की 5 एंटीबॉडी बना सकते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि एक बी सेल जो है ना, एक बी सेल 5 टाइप की एंटीबॉडी बनाएगा। डिपेंड करता है कि एंटीजन की कंसंट्रेशन क्या है। एंटीजन की कंसंट्रेशन क्या है ये डिपेंड करता है, राइट। अगर एंटीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्लास स्विचिंग होगी, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है कैसे हुई होगी वो प्रोसेस। क्लास स्विचिंग कौन करवाता है? कौन सा एंजाइम होता है? AID एंजाइम। यही तो वो एंजाइम होता है जो क्लास स्विचिंग करवाता था। वहाँ पे हमने क्लास स्विचिंग की थी ना, वो यही करवाता था। और कैसे क्लास स्विचिंग की थी? वो ऐसे होता था। हमने केवल क्या चेंज किया? ये वाला। अगर आपको IgM बनाना है ये रख दो, IG बनाना है ये रख दो, G बनाना है ये रख दो, A बनाना है ये रख दीजिए, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक बी सेल है, एक बी सेल 5 टाइप की एंटीबॉडी बना रही है कि नहीं बना रही है? बताइए, एक बी सेल 5 टाइप की एंटीबॉडी बना रही है कि नहीं बना रही है?
बना रही है ना? कोई दिक्कत आपको किसी को? नहीं है सर, दिक्कत हमें नहीं है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो एक बी सेल 5 टाइप की एंटीबॉडी फॉर्म करती है। ठीक है जी। अब देखो, आपको ये पता लग गया VH3, DH3, JH4, इसमें से देखो ये वेरिएबल पार्ट होता है, ये कांस्टेंट पार्ट होता है। चलो जी, मैं अब आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से, देखिए कौन कौन समझ पाता है उस चीज़ को। ये बी सेल हो गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखिए आप लोग, अब यहाँ देखिए आप लोग, ये मेरे पास एक बी सेल है, ये मेरे पास एक दूसरी बी सेल है। इस बी सेल के अंदर जो VDJ रिकॉम्बिनेशन है वो है, ये तो लीडर है, यहाँ पर है VH2, इधर है DH2, DH6 और यहाँ पे है JH2। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बताइए? यहाँ पर हमारे पास है न्यू, डेल्टा, गामा ओ, गामा, यहाँ पे एप्सिलन और यहाँ पे ये सिग्मा। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये मेरे पास एक बी सेल है, इस बी सेल के पास ये वाली कंडीशन है। बताओ इनमें से वेरिएबल पार्ट कौन सा है? ये वेरिएबल पार्ट है। और कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? ये कांस्टेंट पार्ट है। देखो वेरिएबल पार्ट है तभी तो मैंने इस बार चेंज कर दिया ना, यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये जो मेरे पास ये बी सेल है ना, ये आगे जाके 5 टाइप की एंटीबॉडी बना सकती है। 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी फॉर्म, एंटीबॉडी फॉर्म with the help of AID एंजाइम। किसकी मदद से? AID एंजाइम की मदद से, राइट है, बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ये मेरे पास एक बी सेल है, मैंने कहा आपका VDJ सीक्वेंस, आपका VDJ बताइए, VDJ सीक्वेंस आपका क्या है? तो इसने कहा ठीक है सर, देखिए ये लीडर है, यहाँ पर मेरे पास है VH5, यहाँ पर है मेरे पास DH2 और यहाँ पर मेरे पास है JH1 और सर यहाँ पे है न्यू, यहाँ पे है हमारे पास डेल्टा, गामा, एप्सिलन और ये लो जी। तो ये भी आगे जाके कितनी तरह की एंटीबॉडी बना सकती है? 5 टाइप एंटीबॉडी, 5 टाइप एंटीबॉडी बना सकती कि नहीं बना सकती? बना सकती है ना। तो बताइए हम डेली हम कितनी बी और टी सेल रिलीज करते हैं? कितनी बी और टी सेल हम बनाते हैं डेली? सर हम बनाते हैं 10 की पावर 6 टी और बी सेल। बनाते हैं कि नहीं बनाते? अरे बनाते हैं ना। और एक ध्यान सुनना, और एक बी सेल कितनी टाइप की एंटीबॉडी बना के जा रही है? 5 टाइप की एंटीबॉडी। एक बी सेल 5 तरह की एंटीबॉडी बना सकती है, एक बी सेल। और हर बी सेल के अंदर VDJ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? अलग अलग होता है। सोचो बच्चों, डेली 10 की पावर 6 इतनी बनती है। एक बी सेल क्या बना के जा रही है? 5 टाइप की एंटीबॉडी बना के जा रही है। देखो ये 5 टाइप की बना के जा रही है, ये भी 5 टाइप की बना के जा रही है। और बी सेल होगी, उसका VDJ रिकॉम्बिनेशन कुछ अलग होगा, वो भी 5 टाइप की बना के जा रही है। तो टोटल आप सोच सकते हो, एक बी सेल 5, टोटल बी सेल कितनी? 10 की पावर 6। मतलब कितना प्रोटीन, कितना एंटीबॉडी बन गया ना, जितना हमने बात की थी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 3 जीन जो हमने डिसाइड की थी, 3 जीन से 3 mRNA और 3 mRNA से 10 की पावर 9 प्रोटीन कैसे बना होगा? क्या अब आपको इसका आंसर मिल गया? क्या अब आपको इसका आंसर मिल गया? क्या अब आप मेरी इस बात से सहमत हो? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल हम सहमत हैं। आपने हमें बताया कि एक हमारी बॉडी में डेली इतनी बनती है और एक बी सेल 5 तरह की एंटीबॉडी बना के जाती है विद द हेल्प ऑफ AID एंजाइम। और सर ये देखो प्रोसेस आपके सामने है, सारी की सारी कंडीशन ये बिल्कुल सच हमें साबित होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखो ये वाली बी सेल 5 तरह की एंटीबॉडी बनाएगी, ये बी सेल 5 तरह की एंटीबॉडी बनाएगी। अगर मैं और कोई दूसरी बी सेल लिखता हूँ, उसका VDJ रिकॉम्बिनेशन कुछ अलग होगा, ये चेंज होगा। देखो यहाँ पे VH2 है, DH6 है, JH2 है। यहाँ पे देखो VH5 हो गया, DH2 हो गया, JH1 हो गया। अगली वाली में कुछ अलग होगा, उससे अगली वाली में कुछ अलग होगा, उससे अगली वाली में कुछ अलग होगा। वो अलग 5 एंटीबॉडी बनाएगी, ये अलग बना रही है, ये अलग बनाएगी। सोच सकते हो कितनी सारी बनेगी। समझ में आ गया? 3 जीन, 3 mRNA, 10 की पावर 9 प्रोटीन। 3 जीन क्यों बोली हमने? क्योंकि हमारी जो टोटल हमारी इम्यूनिटी होती है ना, उसके लिए 3 जीन क्या की गई है? 3 जीन प्रेफर की गई है, 3 जीन प्रेजेंट होती है टोटल इम्यूनिटी के लिए। तो हम 3 जीन लेके चलते हैं।
3 जीन बोले तो 3 mRNA 10 की पावर 9 प्रोटीन। 3 जीन कौन सी होती है बताइए? तीनों जीन के नाम को बता सकता है? इधर लिख देता हूँ मैं ना तीनों जीनों के नाम, इसको बना लेना आप लोग। तीनों जीनों के नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट जीन का नाम क्या है? हैवी चेन जीन। दूसरी जीन का नाम क्या है बताओ बच्चों? लैम्बडा चेन जीन। अरे थी ना लाइट जीन के फॉर्मेशन में, अरे लाइट चेन के फॉर्मेशन में काम आ रही थी ना लैम्बडा चेन जीन। और तीसरी कौन सी है? कप्पा चेन जीन। तो ये 3 जीन जो होती है ना, ये टोटल इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। टोटल इम्यूनिटी के लिए, टोटल इम्यूनिटी में केवल कितनी जीन होती है? 3 जीन। उन 3 जीन में ट्रांसक्रिप्शन से कितने mRNA बनते हैं? 3 mRNA। और ट्रांसलेशन से कितनी प्रोटीन बनती है? 10 की पावर 9 प्रोटीन। कैसे बनी पता लग गया। हमने लैम्बडा चेन जो रिकॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे लाइट चेन हमने हैवी चेन रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, आ जाओ बच्चों लाइट चेन रिकॉम्बिनेशन देख लेते हैं। लाइट चेन में मैं आपको एक पढ़ाऊंगा, दूसरा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, पता लग रहा है ना? ये बातें सही निकल रही है, ये बातें सही साबित हो रही है, ये बातें सही साबित हो रही है कि नहीं हो रही है? कर लिया हमने साबित सही इनको। चलो जी, मैं ब्लैक वाला मार्कर लेके आता हूँ आपके लिए। ब्लैक वाला मार्कर बहुत ही शानदार मार्कर होता है, उससे पढ़ाने का जो मज़ा है वो किसी भी मार्कर में नहीं है।